पॉइंट मूव करता है तो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो हम ये देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर जो सिस्टम बनता है, जो बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे एक बस है तो उस बस में बैठे हुए पैसेंजर्स, उस बस की सीट्स, उसके टायर्स, ड्राइवर, स्टीयरिंग, सब उस सिस्टम का पार्ट है और उन सारे पार्ट से मिलकर बस बनी हुई है। तो बस क्या है? बस एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम, और उसको हम एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो देखिए दोनों के मोशन में क्या डिफरेंस है। अगर ये एक पॉइंट मूव करेगा तो ये ऐसा पाथ होगा, और अगर पूरी बॉडी बहुत ही चौक है और ये बॉडी के साथ बेस करके अगर ये बॉडी मूव करेगी तो ये ऐसा है। तो यहाँ देखिए एक पॉइंट ऐसे चल रहा है, एक पॉइंट इसके नीचे चल रहा है, एक पॉइंट इसके, तो बहुत सारे पॉइंट का स्ट्रेट लाइन मोशन है, बहुत सारे पॉइंट्स का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर एक पूरा सिस्टम पार्टिकल्स का स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका ऐसे मोशन को बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, और सिर्फ अगर एक पॉइंट मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन। अब नंबर टू में पार्ट ए है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्यों है? अगर if any point object move in a circular path, then this kind of motion is called circular motion. अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन है उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है अगर हम बहुत लंबे थ्रेड से स्टोन, जिसका साइज बहुत छोटा है, उसको हम टाइप करते हैं और उसको ऐसा सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं, तो that kind of motion is called circular motion। तो इनमें भी वही डिफरेंस है। इसका भी सेकंड पार्ट है रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में वही डिफरेंस है जो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में था। तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन, अगर पूरी बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो रोटेशनल मोशन। आपने देखा जैसे हम पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, तो पार्क का जो गेट है हम उसको पुश करते हैं और वो गेट ऐसा है और वो रोटेट हो जाता है, हम पार्क के अंदर चलते हैं। तो उस केस में पूरी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है अबाउट एन एक्सिस। सो दिस मोशन ऑफ द गेट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब आप देखिए अगर एक पत्थर है और उस पत्थर को हमने धागे से बांध दिया तो वो पत्थर इस तरह से मूव करेगा सर्कल। सो यहाँ पे जो साइज है ऑब्जेक्ट का दैट इज वेरी स्मॉल, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं फैन का एक ब्लेड है। सपोज ये फैन का एक ब्लेड है और ये फैन का ब्लेड रोटेट करता है, तो हम क्या देखते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये अपना सर्कल ऐसे बना है, ये वाला जो पॉइंट है ये अपना सर्कल इस तरह से बना है, ये वाला पॉइंट इस तरह से बना है, ये वाला पॉइंट इस तरह से बना है, ये वाला इस तरह से बना है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये बहुत सारे सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन है ऑन रोटेशन मोशन। क्यों? क्योंकि हम पॉइंट बहुत सारे, हर पॉइंट अपना अलग अलग सर्कल बना है। तो रोटेशन मोशन में पूरी बॉडी मूव करेगी, रोटेशन मोशन, और फिर अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। तो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका मोशन सर्कुलर या रोटेशनल मोशन होता है। अब हम बात करते हैं, अब हमने देखा और टाइप के मोशन। हम पार्क में गए और हमने देखा पार्क में एक झूला है और वो झूला इस तरह से मूव करता है, ऐसा हैंगिंग है और उसको ऐसा खींचते हैं, वो ऐसे जाता है, फिर ऐसा, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसा। क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन मोशन तो नहीं। तो फिर हमने देखा क्या ये सर्कुलर मोशन है? सर्कुलर मोशन भी नहीं। तो जरूर तीसरे टाइप का कोई मोशन होता
होता होगा। तो हमने इसको डिफाइन किया। इसको डिफाइन करने से पहले एक टर्म हमें समझनी पड़ेगी। मान लो एक पेंडुलम है और पेंडुलम को हम जब ऐसा हैंग करते हैं, जैसे ये पेंडुलम है और जब हम इसको ऐसा हैंग करते हैं तो ये यहाँ आके खड़ा हो जाता है एक पर्टिकुलर पोजिशन में। यहाँ थोड़ी देर मूव करने के बाद एक पर्टिकुलर पोजिशन में आके ऐसा खड़ा हो जाता है। इस पोजिशन को हम बोलते हैं मीन पोजिशन। मीन पोजिशन। और इधर बोलते हैं टू और इधर बोलते हैं फ्रो। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये मीन पोजीशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन करे, टू एंड फ्रो को हिंदी में बोलते हैं इर्द गिर्द। तो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हमने एक और टाइप का मोशन यहां डिफाइन किया, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए हम डिफाइन करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो about the mean position, then its motion is called oscillatory motion. oscillatory motion जरूर नहीं है पेंडुलम का हो या स्विंग जो पार्क में होता है झूला उसका हो। हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हमने ऐसा हैंग कर दिया और यहाँ उसमें वेट लगा दिया 1 kg। जब उस वेट को हम खींचते हैं, तो वेट लगने के बाद स्प्रिंग खींच के इतना बड़ा हो गया, यहाँ पे रुक गया। तो जहां स्प्रिंग आके रुक गया उसको बोलेंगे मीन पोजीशन। अब हम उस स्प्रिंग को थोड़ा और स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, स्प्रिंग यहाँ से ऐसा ऊपर जाता है, ऐसा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो मीन पोजीशन के अबाउट में टू एंड फ्रो मोशन स्प्रिंग के केस में भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग के मोशन को भी क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। हम ये जितने भी हम सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जितने भी टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं इनके पूरे चैप्टर्स 11 में, और इनको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे मैथमेटिकली हम आगे। ऑसिलेटरी मोशन में भी एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो यहां पे जिस तरह से ऑसिलेटरी मोशन में ही थोड़ा सा चेंजेस करके ये डेफिनेशन बन जाता है वाइब्रेटरी मोशन का। तो if the magnitude of oscillations, if the magnitudes of oscillation are very small, then oscillatory motion becomes vibratory motion. तो अगर मैग्नीट्यूड ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, इसका क्या मतलब है, जैसे ये अगर ये मीन पोजीशन है और ये जो मोशन है दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और ये अगर मैग्नीट्यूड इतना ऑसिलेट कर रहा है और इसकी वजह से इतना ऑसिलेट करे इतना सा, तो इसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। ये जो मैग्नीट्यूड है इतना, ये बहुत स्मॉल हो जाता है और सिर्फ ये स्मॉल मैग्नीट्यूड से अगर कोई फ्लो मोशन करता है अबाउट द मीन पोजीशन, देन this motion is called vibratory motion. तो on the basis of nature ये different types के motion है। अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ने के लिए एक चीज और समझना पड़ेगा और उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी हेल्प करता है किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने में, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने में।
जैसे हमसे पूछा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हमें ये पता कि ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन क्या है, लेकिन अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं एक्सेस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो हम इस पॉइंट का पोजीशन बता सकते हैं मेजर करके। मान लो एक्स पे इधर जाते हैं और ये 4 है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया 4, वाई पे ऐसा ऊपर जाते हैं और ये 3 है, तो ये आ गया 3। तो इस पॉइंट का पोजीशन क्या है 4,3, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और ये जो सिस्टम है जो किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हम प्रतापनगर में खड़े हैं और हम हल्दीघाटी मार्ग पे हैं, तो हम अपनी पोजीशन बताना चाहते हैं। अब तो हमने बोला कि हम हल्दीघाटी मार्ग से 500 मीटर दूर हैं, तो हमारा जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम उसका सेंटर कहाँ है, हल्दीघाटी गेट। क्यों? क्योंकि हम अपनी पोजीशन कहां से बता रहे हैं, हल्दीघाटी गेट से। तो जहां से भी किसी पॉइंट की पोजीशन को बताया जाता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैथमेटिकली हम ये एक्स वाई जेड वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड टू represent position of a point or an object। किसी भी पॉइंट का पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में there are 3 एक्सेस, यहाँ पे 3 एक्सेस होते हैं और इनका नाम है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। तो यहाँ पे 3 एक्सेस हैं, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये वाला जेड एक्सेस। और ये तीनों एक्सेस जहां एक दूसरे को कट करते हैं, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। उसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तीनों एक्सेस यहां इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 एक्सेस is called origin। देखिए ये तो है चीज, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर तीनों एक्सेस की बात करें हम, तो कोई भी 2 एक्सेस के बीच का अगर हम एंगल देखेंगे तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। सो all 3 axes should be perpendicular to each other। ये सारे एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये कंपल्सरी कंडीशन है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्या है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम नाम दे सकते हैं और इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो किसी भी पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं क्या इसके अलावा, हमने बोला और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं
या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही स्टडी करेंगे। और इसमें क्या होता है, 3 एक्सिस होते हैं और तीनों एक्सिस जहां एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और ऑल 3 एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पे हम डायमेंशन को और क्लासिफाई कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के मोशन होते हैं? तो नंबर 1 ये हमारा है पार्ट बी। नंबर 1 तो ये सबसे पहला होता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? तो अभी हमने देखा था कि ये 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, और ये यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मान लो ये कोऑर्डिनेट है स्मॉल एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट्स। तो अगर कोई मोशन ऐसा हो रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा हो कि सिर्फ उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिंगल 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड एक्सिस के अराउंड, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका सिर्फ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजेस, सो उसके मोशन को हम बोलेंगे, जैसे हम यहां देखते हैं, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और एक कार मूव करती है और एक कार मूव करती है स्ट्रेट रोड पे। तो जब वो मूव करना स्टार्ट करती है तो उस वक्त उसका पोजीशन x0 है, y का कुछ वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, x0 है। अच्छा, वो स्ट्रेट रोड पे मूव करती है इस डायरेक्शन में, 1 सेकंड बाद वो 1 मीटर चलती है, 2 सेकंड बाद उसका डिस्टेंस 2 मीटर हो जाता है, 3 सेकंड बाद उसका डिस्टेंस 4 मीटर हो जाता है, ऐसे ही 4 5 6 इस तरह से। तो अगर इनको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो हम क्या देख रहे हैं, टाइम के साथ साथ सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई में चेंजेस हुए क्या? नहीं, वाई तो हमेशा इतना ही हर जगह। सो यहां पे क्या हो रहा है, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा हो सकता है वाई में हो रहा हो सकता है जेड में हो रहा हो, लेकिन सिर्फ कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, और इसको बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस टाइप के मोशन का नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब हमने बात की कि अगर आप ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे, तो ये क्या वन डायमेंशनल मोशन है या नहीं है? तो हमने बोला वन डायमेंशनल मोशन का कंडीशन क्या है? ओनली कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, जैसे हम यहां चलते हैं, x0 है y0 है, यहां हम पहुंचे x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1, हम यहां पहुंचे x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या दोनों? तो हमने बोला x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है या टू डायमेंशनल? तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल। बट ये एक्चुअली कौन सा मोशन है? वन डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि यहां देखिए लीनियर मोशन, जो भी मोशन एक लाइन में होगा वो कौन सा मोशन होगा? वन डायमेंशनल मोशन। और लीनियर मोशन तो फिर ये वाला सेटिस्फाई क्यों नहीं होता? ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, ये भी होता है। तो हमसे किसने बोला ये मोशन ऐसा है? हमसे किसने बोला है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें ऐसा ही मानना है? हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसा बना सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये
वाई एक्सिस है और ये सामने की तरफ ये ऐसा, ये कौन सा एक्सिस है, जेड। अब बताइए ये जो कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, ये जो यहां से मोशन हो रहा है इसमें एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, 2 या 3। तो हम क्या देख रहे थे, पहले हमारा इस तरह से था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये सामने की तरफ कौन सा एक्सिस है, जेड। तो हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसा घुमाया। ऐसा घुमाने से क्या जो थर्ड कंडीशन है, ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसमें चेंजेस हुआ है नहीं, अभी भी ये अभी भी x y z तीनों के बीच में आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और जब हम इसको ऐसा रोटेट कर देते हैं तो भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसा किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो एंगल है 90, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। तो हम यहां देखते हैं कि x y z जो एक्सिस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये जो मोशन है इसमें सिर्फ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो जहां भी आप लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन देखेंगे तो डेफिनेटली वो कौन सा मोशन होगा, ओनली वन डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। अगर एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है then the motion of this car is called one dimensional motion. उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो जैसा कि वन डायमेंशन से समझ में आया कि एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है तो वन डायमेंशनल मोशन है, तो दो कोऑर्डिनेट अगर चेंज होंगे तो ये मोशन होगा टू डायमेंशनल मोशन। तो इसका सेकंड हम लोग लिखते हैं टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में हम बात करते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि इसमें एक्स चेंज हो रहा है और साथ साथ वाई भी चेंज हो रहा है। हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को घुमाएंगे भी तो भी ये कर्व एक सिंगल एक्सिस पे नहीं आ सकता। तो इस टाइप का मोशन होता है टू डायमेंशनल मोशन। इसमें हम क्या नोट कर सकते हैं, टू कोऑर्डिनेट्स चेंज, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे यहाँ पे, और इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन। अच्छा, प्लेन क्या होता है? तो प्लेन दो एक्सिस के बीच में जो एक सरफेस होता है, एक एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन। और तीन टाइप के प्लेन होते हैं, जैसे ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड एक्स और वाई प्लेन में है, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो अलग अलग तीन प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। तो अगर कोई बोर्ड पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, जैसे स्पाइडर है और वो बोर्ड पे मूव कर रही है, तो वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकती है, एक्स डायरेक्शन में जा सकती है, वाई में जा सकती है, ऐसे जा सकती है। तो वो सामने की तरफ नहीं आ सकती जेड, क्योंकि जेड में आती है तो वो नीचे गिर जाएगी। तो ये कौन सा मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन। तो इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं insect moving on the wall। कोई वॉल पर इंसेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा? टू डायमेंशनल मोशन। क्योंकि दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो वन डायमेंशनल मोशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो टू डायमेंशनल मोशन, और अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए तो दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में हम क्या लिखेंगे, इसको ड्रॉ करना, बोर्ड पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये जेड एक्सिस सामने की तरफ आएगा। तो ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, ऑल थ्री
coordinates keep changing, तीनों कोऑर्डिनेट अंदर चेंज हो रहे हैं, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? तो एक्स वाई के साथ साथ जेड में भी वो मूव कर सकता है। तो एक्स वाई और जेड में मूव कौन कर सकता है? एक बर्ड एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है और साथ साथ सामने की तरफ जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। तो इसको हम बोलते हैं, तो बर्ड कहां मूव करती है? एक एक्सिस के अलोंग, किसी प्लेन में या फिर स्पेस में, स्काई में। तो इसको हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस। इसके एग्जांपल हम फ्लाइट ऑफ बर्ड, मोशन इन स्पेस। तो आपने ये नाम तो सुना होगा, कौन सा? 3 डायमेंशनल मोशन। देखिए 3 डायमेंशनल मोशन को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? 3D। तो ये नाम तो आपने सुना होगा काफी बार, 3D मूवीज देखने जाते हैं हम लोग, आपने देखी होगी 3D मूवीज। तो उसमें ये 2D मूवीज में क्या होता है? इस स्क्रीन में हमें पिक्चर्स मूव करते हुए देखते हैं, स्क्रीन पे वीडियो। वो क्या है? डायमेंशन क्यों? एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई में जा सकता है। अच्छा, अगर इस स्क्रीन से बाहर की तरफ जैसे किसी ने फुटबॉल को किक किया और हमें ऐसा लगता है कि फुटबॉल हमारे ऊपर ही आ रहा है, तो वो एक्स वाई के साथ साथ जेड एक्सिस भी वहां पे आपको देखता है। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज होंगे तो उसको बोलेंगे 3D, 3 डायमेंशन मोशन। और इसका एग्जांपल है फ्लाइट ऑफ बर्ड। तो स्टूडेंट, जितना भी ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया है इसको वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच।